राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल सिर्फ जी आते जाते हैं। हाँ। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है कि राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हों पूरे जीवन में तो हमको बता दें। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। अभी नया नया चीफ मिनिस्टर बने, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले टीडीपी में था, उससे पहले आरएसएस में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइज़र या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए ख़राब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। भाई, मोदी जी से पूछा जा रहा है कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो घोषणा आप हाथ उठा के किए थे वो पैसा कहाँ गया? तो राहुल गांधी से भी पूछिए, लोग भूल गए हैं। इसी गांधी मैदान में राजीव गांधी ने 1989 में, ध्यान रखिए, 1989 में राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर 50,000 करोड़ की घोषणा 1989 में, जो कि 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इसी गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को डेवलपमेंटल हब बनाऊंगा, इसको मैं अपना डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंटल हब बनाऊंगा, और 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान से की थी। वो पैसा कहाँ गया? अडवाणी जी ने भी कहा था ना, जब विभाजन हुआ था। उसके बाद वो कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव हार गए। तो उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, नरसिम्हा राव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। 15 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, बिहार के लिए क्या किए हो बताओ? और अगर गाली नहीं दे रहे हो बिहारियों को तो राहुल गांधी का तो रेवंत रेड्डी लाडले मुख्यमंत्री हैं। काहे कहा कि बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, और राहुल गांधी उस पर बयान नहीं देंगे। भाई, सिखों के साथ जाति हुई तो कांग्रेसियों ने माफ़ी मांगी ना कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, तो बिहारियों से माफ़ी मांगिए, तब आके बिहार में कीजिए कैंपेन। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो? भाई, बिहार में क्यों घूम रहे हो? कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से? कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई, कांग्रेस का यहाँ क्या औकात है? देखिए, सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाली पार्टी है। मैंने कैमरे पर कहा है, अब एएनआई पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है। तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे, या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस बात पर ठीक है। तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। और दूसरी तरफ जो भाई देखिए, बीजेपी और एक चीज अपना अनुभव बता दूं, 15 में मैंने एक महागठबंधन की यहाँ मदद की है, और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोग को कहते, उलाना देते थे, कह रहे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते हैं सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। हाँ, राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है। भाई, कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो सर। आप नंबर अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो प्रभारी ही हट जाएगा। अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ,
कांग्रेस के कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा, उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं। चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। सर, अंत में एक सवाल मैं ऑपरेशन सिंदूर पे करना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर को एक एज अ मिलिट्री ऑपरेशन आप कैसे देखते हैं और एज अ पॉलिटिकल फॉल आउट आप क्या देखते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, मैं कोई मिलिट्री का विशेषज्ञ हूँ नहीं, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहूँगा कि देश के बाहर और विपक्ष क्या कर रहा है। मैं सरकार की बात मान लेता हूँ। सरकार ने कहा, हम लोग के विदेश मंत्री ने कहा, जयशंकर जी पढ़े लिखे समझदार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जयशंकर जी ने ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, शायद आप लोग के ही इंटरव्यू में, कि जो सीज़ फायर हुआ वो पाकिस्तान की पहल पर हुआ। तो मैं भाई जयशंकर जी की बात को मानता हूँ। तो अगर पाकिस्तान के पहल पर सीज़ फायर हुआ, इसका मतलब कि पाकिस्तान दबाव में था, पाकिस्तान की हालत ख़राब थी। जो हारता है वही तो सीज़ फायर के लिए हाथ जोड़कर आएगा। तो अगर पाकिस्तान दबाव में था 1 दिन या 2 दिन के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई आप काहे सीज़ फायर किए? आपको 2-4 दिन और चलने देना चाहिए था, वो पाकिस्तान को मार के सेना वाले ठंडा कर देते। तो ये तो सरकार अपनी ही बात में फंसी हुई है। सरकार ये कह रही है कि मिलिटरीली ये सक्सेसफुल है। तो जब सक्सेसफुल था, पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, आपसे सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, इन द वर्ड्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, तो आपने सीज फायर किया क्यों? देश की जनता तो यही पूछ रही है कि भाई सीज फायर ये अचानक से क्यों हो गया? ट्रंप जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने अमेरिका से ही करा दिया। तो भाई ट्रंप की बात को हम क्यों मानेंगे? हम तो अपने देश की बात, सरकार की बात मानेंगे। हमारे देश की सरकार कह रही है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया गया। तो देश के नागरिक होने के नाते हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतने दिन के बाद मौका मिला था, आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, देश भर के लोग आपके साथ खड़े हुए, और पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि एक ही दिन में सीज फायर के लिए वो घुटने पर आ गए थे, तो 2-4 दिन और चलने देते। तो सर, और अगर क्या ऑब्जेक्टिव था जो पूरा हो गया? कि अच्छा, मीडिया में तो ये चला कि इस्लामाबाद लेना ऑब्जेक्टिव है। नहीं, वो तो मीडिया में तो ये चला कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराना ऑब्जेक्टिव है। मीडिया में तो ये चला कि जैसे इंदिरा जी ने, सुनिए ना भाई, हम कैसे बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं भाई, लोगों ने ये कहा, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा है पार्लियामेंट में कि हम लोग वो लोग हैं जो देश के लिए जीने मरने वाले हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेना हमारा लक्ष्य है। तो अगर पीओके लेना लक्ष्य था और पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, तो काहे सीज फायर किए? अगर बलूचिस्तान को आज़ादी दिलानी थी, पाकिस्तान घुटने पर था, तो क्यों समझौता किए? आप ही बता दो भाई कि अगर पाकिस्तान डर गया था या घुटने पर था तो क्यों समझौता किए, और अगर नहीं था तो फिर आप जो बता रहे हो वो गलत है। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। और ये बात सिर्फ जो जयशंकर जी ने कहा है उसी पर कह रहा हूँ। ट्रंप साहब तो कह ही रहे कि हम इंडिया को डरवा, इंडिया पाकिस्तान को दोनों को बुला के डांटे और इन लोगों में समझौता करा दिए। हम ट्रंप की बात पर नहीं जा रहे हैं, हम जयशंकर की बात कह रहे हैं। एंड तो कहीं होता है ना, क्या एंड? तो भाई वही एंड, मतलब लोग तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने सायरन बजवाया, प्रैक्टिस करवाया, तो हम लोग तो तैयार थे 2-4-5 दिन के लिए। एक ही दिन में खाए सीज फायर कर दिए, 2-4 दिन और चलने देते, पीओके ले लेते हम लोग, तब आप कर लेते। बालूचिस्तान अलग हो जाता तब हम लोग कर लेते। अगर पीओके ले इंदिरा लेते जी ने समझौता कर लिया, तो भाई कम से कम बांग्लादेश को अलग करा दिया ना, तो कुछ तो आप कर लेते। जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ध्वस्त हुआ ना, ध्वस्त हो गया। विजुअल तो है, चले भाई रिकॉर्ड कर लो। विजुअल तो है, आप सरकार की ओर ना विजुअल तो ठीक ही है। आप ये कह सकते हैं कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का ध्वस्त हो गया, कुछ डैमेज हुआ। तो सर लोग ये चाह रहे हैं कि जब मौका मिल गया था तो पूरा ही साफ कर देते। तो समतल थोड़ी ना कर सकते, एक मुल्क एक न्यूक्लियर अच्छा, तो उसके डर से रुक गए। कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे, तो पहले ही बता देते देश को भाई। अरे भाई आप ये बता दो कि चाहते क्या थे। मैं ये समझता था कि आपका उद्देश्य ये है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। वो कोई नहीं कह सकता है कि हो गया है, कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ होगा। दूसरा उद्देश्य अगर ये था कि आप पीओके को स्वतंत्र करा देते, वो तो हुआ नहीं। आप बलूचिस्तान के लोग वहाँ शुरू हो गए जोश में आके कि हम लोग तो अलग कराएंगे, अब इंडिया मदद करने वाला है, ये तो हम ही लोग भाग लिए।
ये तो मीडिया कह रहा था ना, सरकार ने तो कभी नहीं कहा नहीं, कि बलूचिस्तान को आज़ादी देना एक लक्ष्य था नहीं, भारत देखिए, का। ये तो कभी कहा नहीं वो है तो किसी जैसे ने। इंदिरा जी के भी टाइम में उन्होंने ये थोड़ी ना कहा शुरू में होगा कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना हमारा लक्ष्य है। ये तो बीजेपी के स्वयंभू नेताओं ने कहा कि अरे आपने इंदिरा जी को क्या देखा, हम तो पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में कर देंगे, हम बलूचिस्तान बना देंगे, हम POK ले लेंगे। तो भाई कर लेना था। फिर आप कह रहे अरे भाई वो तो न्यूक्लियर स्टेट है। तो भाई न्यूक्लियर स्टेट वो एक ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ी ना बना, वो तो पहले से भी था। वो तो असेसमेंट मोदी जी जैसे विद्वान लोगों ने किया ही होगा पहले से। तो भाई काहे लड़ाई शुरू किए, और किए तो पूरा करना चाहिए। देश की जनता ने तो नहीं कहा कि हम लोग न्यूक्लियर वाले से डर रहे हैं। भाई देश की जनता तो आपने जब सायरन बजवाया तो हम लोग अंधेरे में निकले, सब जाके प्रैक्टिस कर लिया कि भाई चलो अब न्यूक्लियर गिरे या बम गिरे हम लोग तैयार हैं। तो काहे भागे आप मैदान छोड़ के। इसका नुकसान है। मैं आपको ऑन सीरियस नोट, हाँ। बीजेपी को अगर आप मुझे एज एनालिस्ट पूछेंगे तो चुनावी नुकसान होगा। जिस मैनर में ऑपरेशन सिंदूर को जिस मैनर में रोका गया, और ख़ासकर ट्रंप के ट्वीट के बाद, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। मुझे किसी ने अमेरिका से भेजा उस समय कि ट्रंप ने ट्वीट किया है कि सीज फायर हो गया। तो मैंने कहा यार फोटोशॉप होगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये विश्वास नहीं कर सकते हो आप। स्पीच था उनका, हाँ। नहीं, ट्वीट पहले, सबसे पहले ट्वीट आया था। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे खुद लगा कि अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब देश की जनता को ये लगा कि यार इतना बड़ा जब हम लोग तैयार मेंटली प्रिपेयर हो ही गए थे तो 1-2 दिन 4 दिन एक उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना था। नहीं ले गए, चलिए उनका डिसीजन है, लेकिन नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल और वो खुद भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। उसके बाद आप मोदी जी का बयान सुनिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका फॉर्म बदल गया है। वो भी नहीं कह सकते हैं कि रोक दिया है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि देश की जनता ये नहीं चाहती थी कि रुके। जिस तरीके से सीज फायर हुआ उससे बीजेपी को पॉलिटिकल नुकसान होगा। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.